प्रैक्टिस करेंगे तो किससे जीत पाएंगे आप चीज़ों को? प्रैक्टिस से। आप किसी भी खेल में बेहतर बनेंगे किससे बनेंगे? अभ्यास से बनेंगे। तो प्राचीन समय में जो राजा थे आपका, ठीक है, जो राजा थे यानी कि जितने भी जो अपने आप को उच्च वर्ग के राजा कहते थे, उन सभी ने उसको प्रैक्टिस से सीखा और उन्होंने प्रैक्टिस की अस्त्रों की। तो उन्होंने जब स्थानीय राजाओं को हराया तो उसके द्वारा एक आपका मैसेज प्रचारित प्रसारित किया कि इन अस्त्रों में क्या है, आपका मंत्र की ताकत है और ये मंत्रों द्वारा गढ़े गए हैं। और मंत्रों द्वारा जब उनको गढ़ा गया है तो उस तरह से कि लोगों को ये विश्वास हो गया कि ये जो वर्ग है ये जादू जानता है, इस वर्ग का जो है आपका उस पर आपका मंत्रों पर सही पकड़ इसी वर्ग की है, सिर्फ और सिर्फ यही उसका अधिकारी है, तो ये हमको हरा देंगे। तो उस समय पर ऐसे चीज़ों को थोपा गया कि एक वर्ग का ही इन पर अधिकार है, एक वर्ग का, ठीक है, एक वर्ग का अधिकार है। तो उसके द्वारा फिर उसको जो अन्य जो क्षेत्र में राजा थे उन सब ने उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया। इन्हीं सब बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है गुलामगिरी पुस्तक में। 1873 में एक पुस्तक गुलामगिरी मराठी भाषा में लिखी, मराठी भाषा में लिखी। बताएं किसको समर्पित की थी इन्होंने ये पुस्तक? जो बता दे वही हीरो ऑफ द क्लास है। 1873 में रॉट ए बुक, रॉट ए बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी कि कैसे लोगों की सोच को भी गुलाम बनाया गया। गुलामगिरी इन 1873, 1873 इन मराठी लैंग्वेज, मराठी, इन मराठी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज। और मराठी भाषा में इस पुस्तक को उन्होंने किसके लिए? सावित्रीबाई फुले जी के लिए? नहीं 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 नहीं, ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की थी आपका यूएसए के अच्छे लोगों के लिए, यूएसए के अच्छे लोगों के लिए समर्पित किया है इसको। और इस बात में बहुत बड़ा महत्व है, अच्छे लोगों के लिए समर्पित। किसके लिए समर्पित की थी इसको? यूएसए के अच्छे लोगों के लिए समर्पित। डिवोटेड टू द, डिवोटेड टू द गुड पीपल ऑफ यूएसए। इस बात का क्या मतलब है? देखिए, आज वर्तमान में साथी हम सबको जो जाति मिली हैं वो अगर मैं ये कहूँ तुक्के से मिली हैं। वैज्ञानिक सत्य यही है। आप इसके पीछे चाहे जो भी कहानियां लगा लें, पुनर्जन्म जैसी कहानियां आप इसके पीछे लगा लें, अच्छे कर्म खराब कर्म जैसी कहानियां आप इनके पीछे लगा लें, तो उन सब का कोई अर्थ नहीं है। साधारण से स्टेटमेंट ये है कि वो हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिला है, बाय डिफ़ॉल्ट। हमारा जन्म किसी और जाति में भी हो सकता था, उसके कुछ चांसेस रहे होंगे आपका, तो मतलब आप समझिए उसको, या आप जो भी मानते हो, आपकी भी सोच का सम्मान है जब जो भी मान ले। तो इन्होंने क्या बोला कि यूएसए में जब क्रांति हुई तो यूएसए में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा मौजूद था जो गुलामी से लोगों को आज़ादी दिलाना चाहता था। आप समझ रहे हैं? आप किसी भी जाति से हों लेकिन आप खराब प्रथाओं को उखाड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं तो आप जीवंत व्यक्ति हैं। और यूएसए में ऐसे लोग मौजूद हुए जिन्होंने वहाँ की कुप्रथाओं को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से थे, और एक बहुत बड़ा वर्ग सामने आया। तो उन्होंने कहा इस पुस्तक को मैं उस यूएसए के अच्छे लोगों को समर्पित करता हूँ। आपका जन्म हो गया किसी भी जाति में हो गया, लेकिन आप कहीं भी अमानुषिकता देखते हो, वर्तमान में हो रही है भाई। यूपी बुलंदशहर में, हमारा जिला है अपना बुलंदशहर, वहाँ घटना हुई अभी पीछे अप्रैल एंड में। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ में एक व्यक्ति को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा है। जानवर है, उसके लिए प्रथाएं तुमने बनाई हैं और प्रथाएं तुम रिजर्व कर लोगे अपने लिए। तुम ये कहोगे नहीं घोड़ी पर तो हम बैठेंगे, कोई और नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब तुम क्या कहने चाह रहे हो कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है या जो कुछ भी है, कानून है, व्यवस्थाएं है, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है। ठीक है, तुम्हारे पूर्वजों ने उसको बनाया और लोगों पर थोपा जब कानून का शासन नहीं था। उनकी लाठी में दम था। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का उन्होंने खूब शोषण किया, खूब मारपीट की उनके साथ में, क्योंकि कानून नहीं था। जमींदारों को समर्थन था ब्रिटिश सरकार का, तो गरीब और मजदूर का खूब शोषण किया। लेकिन आज थोड़ी ना कर सकते। उस घोड़े या घोड़ी पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा ना, इसीलिए डायरी जी यही तो बात कर रहे हैं कि आपको समानता के भाव को लाना होगा। और तब कहाँ चली जाती हैं वो? क्षत्रिय धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म तो यही है ना कि कहीं पर भी कुछ गलत घटित हो रहा है तो उसके विरोध में वो लोग जाएंगे। तो फिर सभी क्षत्रियों को इसके विरोध में जाना चाहिए, और नहीं तो फिर हमको अपनी क्षत्रियता पे सवाल करना चाहिए कि यार हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटना कैसे घट गई।
अब क्यों विरोध क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी जाति वालों ने उस घटना को अंजाम दिया है, तो हमारी जाति के लोग हैं, तो हमारी जाति के जो व्यक्ति जो भी कर दे वो सब सही है। दूसरी ही जाति के साथ में तो हुआ है, तो यही इस देश के बेड़ा गर्क होने की चीजें हैं। और एक घटना नहीं, आगरा में क्या हुआ, जालौन में क्या हुआ, क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने की बात है ना। तो सोचने की बात यह है कि अभी भी लोगों के मस्तिष्क में चीजें मौजूद हैं। एनलाइटनमेंट में जो लोग चले गए, जिन लोगों ने उसको मान लिया, जिन लोगों ने प्रयास किए, वो वर्ग आज भी एक सीमित वर्ग है, सीमित वर्ग है। मैं अपने आसपास के क्षेत्र की आज की चीजें बताऊं, आज भी लोगों के अंदर ये मानसिकता है कि ये बर्तन इनके लिए नहीं है, ये उनके लिए नहीं है, उनके यहाँ खा नहीं सकते, अजी हाँ हम तो उनकी दावत में जाएंगे भला। वर्तमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, अजी उनको नौते मत दो, वो कैसे हमारे यहाँ आ जाएंगे? तो वो लोगों के दिमाग में जब चीजें घर कर जाती हैं, क्योंकि नाम मात्र के लोगों ने आंदोलन किया, नाम मात्र के लोगों ने, एक वर्ग कभी उठ खड़ा ही नहीं हुआ, समुचित रूप से उसको क्रांति के रूप में किया ही नहीं गया। सरकारों का लाभ ये है कि उनके वोट बैंक है, उनको क्या ही फर्क पड़ता है, और जिसने उसको झेला नहीं उस पर क्या ही फर्क पड़ेगा। मैंने कहा ना, दुनिया में सिर्फ एक सिद्धांत है, आप किसी चीज को यदि जज करना चाहते हैं तो उस एक स्थिति में खुद को पुट कर दीजिए। महिला का जीवन कितना कठिन है, सोच के देखिए ना, एक बार खुद को पुट करिए महिला की जगह। दलित का जीवन कितना संघर्ष भरा रहा होगा, खुद को दलित की जगह पुट कर दीजिए ना। आरक्षण के विरोधी क्यों बनते हो? पुट करिए ना खुद को, 600 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक, 1500 वर्षों तक अपना शोषण करवाइए, खुद को शिक्षा से बाहर करवाइए पहले। और खुद को जब शिक्षा से बाहर करवा दो और लगातार शोषण हो, लगातार तुमको जब पीटा जाए, लगातार तुमको थूकने ना दिया जाए, लगातार तुमसे जबरदस्ती कार्य कराए जाए, अब 1000 1500 वर्षों के बाद में मांग रखना। समझना तो पड़ेगा ना। समझ भी नहीं सकते तो महसूस तो करना पड़ेगा ना, खुद को उस स्थिति में रखना पड़ेगा। अब सरकारों का भी क्या है कि ठीक है, अब आरक्षण इसीलिए देना था ना कि जो अपलिफ्ट करना था एक वर्ग को, तो जिनकी पिछली पीढ़ी जो समझ गए कि आरक्षण का लाभ ये है, उनकी पीढ़ी उनकी पीढ़ी उनकी पीढ़ी, तो वो तो बहुत मजबूत हो गया आरक्षण से। आरक्षण अपलिफ्ट करने के लिए ही तो था, लेकिन अभी उस वर्ग तक पहुंचा ही नहीं है, अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? भाई जिसके पढ़ाई आज भी, जिसका मान के चलो घर की हालत ऐसी, मजदूर है कोई, मजदूर, वो खुद 18 घंटे काम करता है, तनख्वाह मिलती है उसको 5,500 रुपये महीने की, 5,000, 4 बच्चे हो गए उसके, उसके घर में कभी कोई बीमारी हो गई और उसके ऊपर कर्ज हो गया, उस बीमारी में 50,000, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए। अब वो कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो जब उसके बच्चे पढ़ेंगे तो क्या वो अपने बच्चों को वो शिक्षा दे पाएगा? या वो अपने बच्चों को काम पर लगाएगा? क्या विकल्प होगा उसके पास में, आप सोचिए। क्या बाल मजदूरी को जन्म नहीं मिलेगा? आप कहेंगे नहीं जी एजुकेशन तो फ्री है, अपने बच्चों को तो बिना पैसे के पढ़ा सकता है। बात वो नहीं है ना, बात ये है कि उसके ऊपर जो उसका शोषण करके उसके ऊपर जो थोप दिया गया है वो कैसे उतार पाएगा? तो उसको तो लगेगा मेरे बच्चे भी थोड़ा थोड़ा कमा ले। आप कहेंगे नहीं भैया, अच्छा चलो 2 बच्चों को ला लो, 2 बच्चे। टीचर क्या करते हैं सरकारी स्कूलों में? देखा आपने अपने गांव में जा करके? है कोई इंस्ट्रक्टर जो जांच के कोई रिपोर्ट बनाता हो इस गवर्नमेंट में, कौन से टीचर्स क्या अच्छा कर रहे हैं, कौन अच्छा कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिया जा रहा है, उनको प्रमोशंस उसी हिसाब से मिल रहे हैं जो जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, अपने स्कूल में जिसमें बच्चों को वो संगठित करके बेहतर गवर्नमेंट टीचर प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनको पब्लिश किया जा रहा है। अवार्ड किसको मिल रहे हैं हमारे देश में? पब्लिश कौन है इंस्टाग्राम पे, जो ज़्यादा कपड़े उतार के नाच दे वो ज़्यादा फेमस है। जब आप समाज में वो दर्पण नहीं दोगे, आप ऐसे लोगों को आगे नहीं लेके जाओगे जो समाज को एनलाइटन करने का काम कर रहे हैं, सही तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, तो कौन आना चाहेगा उस फील्ड में? तो फिर सबको यही लगेगा ना, अच्छा इस देश में तो इस तरह के लोगों की कीमत है, तो हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, सब व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। और नहीं तो सरकारी स्कूलों की हालत तुम देखो जा करके, खुद देखो तुम, कोई पढ़ाने को तैयार नहीं है सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को। इसका कारण क्या है? प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं।
उनकी फीस है महीने की 10,000, 20,000, 5,000, 4,000, 6,000, 2,500, 2,000। नर्सरी की स्कूल टू स्कूल डिफर करती है ना। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी गुलामगिरी, किसमें किसको समर्पित की इन्होंने? अच्छा, और इनके क्या क्या कार्य थे? एक लिखना इनका कार्य। एक हंटर कमीशन आया था 1882 में शिक्षा के संबंध में। हंटर कमीशन से इन्होंने बहस की थी। शिक्षा के संबंध में क्या होना चाहिए, कमीशन के समक्ष समक्ष गवाही दी 1882। क्या बोलेंगे? हंटर कमीशन के समक्ष, टेस्टिफाइड बिफोर हंटर कमीशन, टेस्टिफाइड बिफोर हंटर कमीशन, हंटर कमीशन। तुम समझ भी पाते हो मेरी बात, मैं क्या बोलता हूँ? हंटर कमीशन इन 1882। इनकी वाइफ का नाम है, इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी आपका सावित्री बाई फुले जी, सावित्री बाई फुले, सावित्री बाई फुले जी। अपनी पत्नी को पढ़ाया इन्होंने, महिला को। लोग हंसे क्योंकि ये पूरा दिन खेत में काम करते थे, जो समय इनको मिलता था उसी में पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे अपना। तो इनकी वाइफ भी जाती थी खेत पे काम करने, तो वहीं बैठ कर इन्होंने पढ़ना सिखाया अपनी वाइफ को। तो समाज ने अपोज किया, बताओ यार, बीबी का गुलाम है, बीबी को पढ़ाई करवाता है ना, और समाज की अवहेलना कर रहा है, समाज के खिलाफ जा रहा है। कुछ नहीं है समाज, नथिंग, नथिंग, झूठा प्रोपोगंडा। आप अपनी शादी के लिए आप देखना कितने लोग आपके घर में जब शादी हो और आपके पास पैसे ना हो बिल्कुल भी, है ना, तो ये एक बच्ची की शादी करने की बात आ जाए, तो आप देखना क्या समाज में जो 10-20 हज़ार लोग हैं वो आ जाएंगे, कुछ चुनिंदा लोग आएंगे। तो कुछ चुनिंदा अच्छे लोग हमेशा मौजूद होते, हमेशा। तो कुछ चुनिंदा अच्छे लोग हैं, चुनिंदा अच्छे लोग। तो ये जो भीड़ है ना, ये भीड़, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप नीचे कैसे गिरेंगे, आपका पतन कैसे होगा। और आप अपनी खुशियां मनाने में कभी पीछे मत रहना दोस्त, है ना। आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को इसलिए मत करना कि यार समाज क्या कहेगा। हाँ, वो चीज़ें नैतिक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप ये सोचे कि मैं किसी गलत घटना को अंजाम दे देता हूँ, चोरी कर लेता हूँ, समाज के गलत कार्य हो, सही कार्य के लिए आप उसको नज़रअंदाज कर दें। ये सही कार्य है क्योंकि अभी समाज के अंदर कुछ थोपा गया है। जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया ज्योतिबा फूले ने, तो समाज ने विरोध कर दिया उनका। उन्होंने कहा नहीं, हमारा एक ध्येय है, उद्देश्य है, और हम उसको प्राप्त करके रहेंगे, उसको प्राप्त करके रहेंगे। सावित्री बाई फुले, तो इनकी पत्नी जो है सावित्री बाई फुले जी, ये क्या बनी फिर आपका? पढ़ लिख करके पहली महिला अध्यापिका बनी और बच्चियों को पढ़ाया। बहुत स्कूल खोले इन्होंने, बहुत। पहली महिला अध्यापिका, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। इनसे पहले कोई नहीं है, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। भाई मैंने कहा ना, अच्छे कार्य के लिए आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा समाज को, कि वह समाज किस काम का जो अच्छे कार्य में आपका सहयोग ना करता हो। ओके, ठीक है, बाय बाय। तो इतना था हमारी क्लास में आज में। सर प्लीज पढ़ाइए हमको, इतनी कहानियां मत सुनाइए, मत सुनो दोस्त। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपका ये मत है कि भैया नहीं, वो ध्यान नहीं रखना है, मुझे चेतन वर्ग का ध्यान रखना है, जो यहाँ से चेतन अवस्था में है, खुले विचारों के। मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है। यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया आपका, किसने बताया? स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। समझे बच्चों? निम्नलिखित में से किसने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी थी? वर्ण परिचय, ईश्वर, वर्ण परिचय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन सचिव के रूप में हिंदू महिला स्कूल से संबंध था और बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? बैथ्यून फीमेल स्कूल कौन थे? 1849 में खुला ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्था ने पहली बार महिलाओं के लिए कॉलेज की कक्षाएं आरंभ की थी? बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स।